गुड मॉर्निंग शुरुआत केम छो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर बात करूंगा। वो ये है कि मेरे पास ऐसे कई सारे मैसेज आते हैं, इस प्रकार के कई सारे ईमेल भी आते हैं जिनमें कि जो है एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम लिखी होती है। वो है कि हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहा है वैसे वैसे घबराहट बढ़ती चली जा रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस बार भी एग्जाम में नहीं अच्छा कर पाएंगे। कि सिलेक्शन होना तो बहुत दूर की बात है, मतलब एग्जाम तक पहुंचने, एग्जाम देने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं है। और कई लोग बड़े जेन्युइन टाइप की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है और दूसरा ये है कि बैकलॉग बहुत लग गया है। तो देखो बेटा, मैंने पहले भी मैंने कई दिन पहले जब जो है नीट का डेट अनाउंस हुआ तब भी मैंने कहा था कि जो दिन बचे हैं ना, इन दिनों को या तो आप जो है वो इनको बर्बाद कर दीजिए या इन दिनों से आप बना लीजिए कि अरे अपनी सफलता का जो है वो रोड मैप तैयार कर लीजिए उसको आप। खैर, अब एक बात मैं बड़ी पते की आपको बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी बड़े एग्जाम में जिससे उसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उसके लिए वो तैयारी करता है, उसके लिए कोशिश करता है, तो उसे घबराहट का होना स्वाभाविक है कि नॉर्मल है कि हार का डर आना बिल्कुल नॉर्मल चीज है, क्योंकि हम इंसान है तो हम सोचते भी हैं परिणामों के बारे में। तो इसलिए जो आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, वो भय जायज है। लेकिन उस भय का इस्तेमाल अब क्या होगा? दो तरीके से इस्तेमाल होता है। उस डर के कारण हम यदि पढ़ना बंद कर देंगे, पढ़ना कम कर देंगे, तो डर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने उस डर से घबराकर डिप्रेस होकर पढ़ना बंद कर दिया तो डर का साइज और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि उस डर से डरकर आप पढ़ने लगे तो डर का साइज छोटा हो जाएगा। तो भय को बड़ा करना है या छोटा करना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि उस भय से, उस डर से तुमने सीख क्या रहे हो, तुम क्या उससे निकाल रहे हो। सबसे आसान कंफर्ट जोन जो बाद में बहुत दुख देता है वो ये है कि हम डर गए, पढ़ना बंद कर दिए, डर और बड़ा हो गया, डर बड़ा हो गया तो और पढ़ना बंद कर दिए, और बड़ा डर हो गया तो फाइनली एग्जाम देना ही छोड़ दिए। दूसरा होता है कि हम बात करते हैं, दूसरा जो है वो है कि यदि हम जो डर है उस डर से डरकर पढ़ने लगे तो थोड़ा हम आगे बढ़े, डर थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा और आगे बढ़े, डर और छोटा हो गया, फाइनली डर फुर्र हो गया। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। फिर जिससे मेरे को मॉर्निंग में आज जब मैं देखा तो मुझे मॉर्निंग में मैसेज आया, सर मैं 23 इयर्स की हूं, मैं मेडिकल के लिए पढ़ती हूँ, मेरा टेस्ट का स्कोर 600 रहता है सर, लेकिन टेस्ट में हर बार 20-30 मार्क्स की सिली मिस्टेक से कट जाता है। सर मैं बहुत रिवीजन करती हूँ लेकिन ऑफलाइन टेस्ट नहीं देती क्योंकि उसमें 6 आवर्स लग जाता है और मेरा स्कोर कैसे इंक्रीज होगा? सर मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी करती हूँ, फिजिक्स का जो डीपीपी मिलता है वो करती हूँ 100 पर डे। सर मैं घर की प्रॉब्लम में उलझ जाती हूँ और फोकस नहीं कर पाती, घर वाले इमोशनली बहुत अब्यूज करते हैं, शादी के लिए बोलते हैं सिर्फ पढ़ती रहोगी तो घर को टाइम नहीं देती हो तुम। सर सबकी छोटी छोटी बातें बहुत हर्ट कर जाती हैं। सर मैं कैसे सबसे बाहर निकल जाऊं? और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई खींचता रहता है, मुझे जो मेरा 100% नहीं देने देता। मुझे ईमेल करना नहीं आता इसलिए व्हाट्सअप किया है, सर टाइम मिले तो हेल्प करना। अब देखो ये तो एक मैसेज है, ऐसे कई मैसेज है। अब नंबर 1, बेटा मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूं, तो मैं इतना ही बोलूंगा, आप जो भी हैं मैं बोलूंगा। नंबर 1, पहली बात लाइन जो आपने लिखी, मैं 23 इयर्स की हूं, इस लाइन में एक हार, डर, असफलता का भाव छिपा हुआ है। ये जो लाइन आपने लिखी मैं 23 ईयर की हूं, मतलब आपने इनडायरेक्टली मुझे रियलाइज कराया कि सर 19 साल से मैं एग्जाम दे रही हूं, अब मैं 23 साल की हो गई हूं, मेरा 12th पहले हो चुका है, मैं उसके बाद जो है वो जो भी मैं कर रही थी वो कर रही हूँ, पर मेरा एग्जाम बहुत सालों से नहीं निकला है और मैं 23 ईयर की हो गई। मतलब ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपने उम्र को अपने ऊपर हावी होने दिया। अभी आपने ये मान लिया है कि भाई ये वो उम्र है जब तक सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं हो पा रही हूँ और मेरी इस उम्र के कारण लोग मुझे, फैमिली वाले मैरिज के लिए बोलते हैं और ये मेरी जो उम्र है ये मेरे को हमेशा नेगेटिव डिप्रेस करती है। तो पहली बात, जब भी आप एग्जाम देते हो तो एग्जामिनर में पेपर आता है, पेपर आपकी उम्र नहीं पूछता। एग्जाम के फॉर्म में एक एज हो सकती है पर पेपर आपकी उम्र नहीं पूछता। उम्र देखकर, क्लास देखकर, आपको देखकर वो डिसाइड नहीं होता। वो तो है कि प्रश्न है सामने, उत्तर मालूम है कि नहीं मालूम है। तुम 19 साल के हो तो भी एग्जाम निकाल लोगे, 25 साल के हो तो भी एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है।
फिर टेस्ट में स्कोर 600 रहता है, ऑनलाइन टेस्ट में स्कोर 600 है आपका बेटा, तो मानकर चलो कि आपका जो एग्जाम मेन होगा उसमें आपका 650 प्लस स्कोर रहेगा। दूसरी बात ये, ऑफलाइन टेस्ट में 6 घंटा लगता है, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको फाइनली पेन एंड पेपर मोड पर ही एग्जाम देना है जाकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए प्लीज जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, बच्चे बहुत सारे, अभी क्या हो गया, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को जो है अपनी तरफ लेने के लिए इधर फ्री टेस्ट उधर फ्री टेस्ट डाल रहे होते हैं। पर मैं कहता हूँ जहां भी आपको मिलता है टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं, परंतु ध्यान रखिए आप मार्केटिंग गिमिक में ना फंसे, क्योंकि मार्केटिंग गिमिक ये बोलता है कि पेपर में कुछ ऐसे कठिन क्वेश्चन दो जो बच्चों से नहीं बने, तो वो हमारी कोचिंग आएंगे बच्चे। बायोमेंटर्स ऐसा नहीं करते, हम वही पेपर देते हैं आपको जो एग्जाम में आया होता है, एग्जाम के तरह का पेपर होता है, बिल्कुल नीट के लेवल पे मिलता जुलता पेपर देते हैं आपको हम, ठीक है। अभी आप पिछले 2-3 ऑफलाइन टेस्ट से पेपर लगा रहे हैं, वो प्रीवियस से पेपर लगा रहे हैं आप, ठीक है ना, थोड़ा चेंज किया गया उनमें, वही पेपर आप लगा रहे हैं। फिर एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर एनसीईआरटी को पढ़ने और सीखने में फर्क है। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसका क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चंस की संख्या मत देखिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखिए। 100 क्वेश्चन पर डे लगाते हो, 500 क्वेश्चन पर डे लगाते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाते हो, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करते हो, उससे बेटा फर्क पड़ता है। और रही बात इमोशनली एब्यूज होने की, तो बेटा देखो परिवार वालों का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। वे आपको लेकर चिंतित है कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको फिर जो है वो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए क्या बेहतर है, ऐसा वो सोचते हैं। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, वे बुरे नहीं है, वो आपको एब्यूज नहीं करते हैं। तो आप फैमिली के बारे में ये भी ना बोले, आप ये बोले कि परिवार जो है उसका भरोसा आप पर से कम हो गया है, क्योंकि आपने पिछली सफलताओं से आपने उनको वंचित रखा है, दूर रखा है आपने उनको। यदि आप कंटिन्यूसली सफलताएं पाते होते तो घर वाले उस बात का यकीन कर लेते कि आप आगे भी सफलता पा लेंगे। वो तो मामूली इंसान का दिमाग है कि आपको नहीं मिल पा रहा है तो उनको लग रहा है तुम शायद आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें इस बार भी नहीं मिल पाएगा। तो वो उनके यकीन को खड़ा तुम ही ने किया है, किसी और ने नहीं किया। मैं जो बोलूंगा सच्ची बात बोलूंगा, कड़वी बात बोलूंगा, बुरा लगेगा आपको, पर जो उनने आज आपके बारे में सोच रखा है वो जस्ट तुम्हारे खुद के कारण है। तुम यदि सफल होते, कोशिश और ज्यादा अच्छे से करते, तो उनका राय बदल जाता। अभी भी मैं कहता हूं अभी भी वक्त है, आप अच्छे से कर लीजिए, उनका राय आपके लिए बदल जाएगा, ठीक है। और आज के जमाने में ईमेल करना सीखिए, व्हाट्सएप की अच्छी बात है, ऐसे ही ईमेल होता है बेटा, है ना। तो ये देखो, तो ये जो एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक समस्या मैंने लिया, ऐसे बहुत सारे समस्याएं जो लोग बताते हैं। मैं वही कहूंगा बेटा आपसे कि हिम्मत रखेंगे, कोशिश करेंगे, अपना भाग्य खुद बदलने के लिए प्रयास करेंगे, तो लोग आप पर यकीन करेंगे। नहीं तो लोग आप पर क्यों यकीन करेंगे? आपका खुद का विश्वास हिला हुआ है, खुद आप अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रहे, तो लोग आप पर यकीन क्यों करेंगे? लोगों को आप पर यकीन करने के लिए कोई वजह चाहिए, और सबसे बड़ी वजह आप स्वयं हैं। इसलिए आज मैं कोई कहानी पर बात नहीं, यही सच्ची कहानी जो मैंने आपको बताया मैसेज, यही सच्ची कहानी, यही जिंदगी में घट रहा है। तो आपको इस बात पर यकीन रखना पड़ेगा कि भैया हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, तो नीरज की बात आप देखो, अपनी माँ से साल भर बात नहीं किए, वो सिर्फ फोन अपने किसी से, मतलब साल भर माँ से सिर्फ फोन पे कुछ समय बात किए, बाकी फोन पूरा ऑफ उनका, दिन भर वो प्रयास में लगे रहे। और एक दिन इतना जो है वो इतना दूर तक भाला फेंका उन्होंने कि बात ही खत्म हो गई, भारत को गोल्ड मेडल मिला। यानी भारत का जो नेशनल एंथम है वो जो है वहां पे बजा, जेवलिन थ्रो की बात कर रहा हूं मैं। आप सोचिए जहां पे इतने देश भाग ले रहे हैं, वहां पे भारत का जनगण मन बजना जो है वो गर्व का विषय है देश के लिए। लोग करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर लोग उनका, मैंने कहा ना आज के पहले कोई जान रहा था इनको? कोई नहीं जान रहा था इनको, नाम तक नहीं सुना था। लेकिन एक सही दिशा में किया गया प्रयास और मिलने वाली सफलता सब कुछ बदल देती है। सब तुम्हारे ऊपर है बेटा कि सिक्का उछालोगे तो बड़े आदमी बनोगे या छोटे आदमी बनोगे, पहचाने जाओगे या भूल जाने लायक बनोगे, भुला दिए जाओगे। डिपेंड करता है तुम्हारे अपने ऊपर। इसलिए प्लीज मेहनत कीजिए। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो आपके लिए काम आती है हमेशा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।